अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम 9th क्लास केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 11 के कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्सेज करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से कहता है व्हाई डू अल्केन्स शो लिटिल रिएक्टिविटी टुवर्ड द अदर रिएजेंट, कि दूसरे रिएजेंट्स के साथ अल्केन्स ज़्यादा रिएक्शन क्यों नहीं करते, लिटिल रिएक्टिविटी क्यों शो करते हैं। तो जैसा कि हमने पहले पढ़ा जब चैप्टर पढ़ रहे थे कि अल्केन्स आर यूजुअली कॉल्ड पैराफिन्स, यानी कि लेस रिएक्टिव भी इनको कहा जाता है। तो इसके पीछे रीज़न क्या है कि जो ये तो पहली बात तो ये है कि सारे के सारे क्या है, सैचुरेटेड होते हैं, यानी कि कार्बन जो है एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ या फिर हाइड्रोजन के साथ बॉन्डेड होता है। तो यहाँ पे कोई पॉजिटिव या फिर नेगेटिव साइड ही नहीं रहती जिसपे जो है ना रिएजेंट आके कोई अटैक कर सके। अटैकिंग साइड भी जो है आप ये कह सकते हो कि इनके पास कोई अटैकिंग साइड ही नहीं मौजूद होती, ना ही इनमें डबल बॉन्ड होता है या फिर ट्रिपल बॉन्ड जिस पर जो है कोई दूसरे रिएजेंट्स आकर अटैक करके जो है रिएक्शन में हिस्सा ले सकें। तो मतलब रिएक्शन ज़्यादा नहीं होते। तो क्या लिखना है कि अल्केन्स आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ये सैचुरेटेड हैं, हैविंग स्ट्रॉन्ग कार्बन कार्बन एंड कार्बन हाइड्रोजन कोवलेंट बॉन्ड्स। दे हैव नो पॉजिटिव और नेगेटिव साइड्स फॉर द रिएजेंट्स टू अटैक, दैट्स वाई दे शो लिटिल रिएक्टिविटी टूवर्ड द अदर रिएजेंट। यही रीज़न है कि इनका दूसरे रिएजेंट्स के साथ रिएक्शन बहुत कम या फिर ना होने के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है व्हाई डज मिक्सचर ऑफ नेचुरल गैस एंड एयर एक्सप्लोड्स, कि नेचुरल गैस और एयर का जो मिक्सचर है वो एक्सप्लोड क्यों करता है, यानी कि उसमें एक्सप्लोजन क्यों होती है। तो ये बात जब यानी कि जब क्या कहेंगे इसको, मीथेन गैस जो हमारे पास होती है जो चूल्हों वगैरह में भी आती है, तो उसको क्या कहते हैं, नेचुरल गैस ही होती है ना वो। तो क्या होता है, ये गैस लीक होती रहती है, तो मतलब ये इन्वायरमेंट में या फिर घर के अंदर ही क्या हो जाती है, सारी जो है फैल जाती है। तो जैसे ही उसको कोई स्पार्क वगैरह मिलता है या फिर आग जलाने की कोशिश की जाती है तो वो फ़ौरन से जल जाती है। इसके पीछे रीज़न ये है कि वहाँ पर ऑक्सीजन भी बहुत ज़्यादा मिकदार में मौजूद होता है। तो जलने के लिए तो ऑक्सीजन ज़रूरी है, वो माहौल में ऑलरेडी अवेलेबल है, तो मतलब रिएक्शन बहुत ज़्यादा तेज़ी से होता है जिसकी वजह से एक्सप्लोजन्स हो जाते हैं। तो क्या लिखना है कि अ मिक्सचर ऑफ द नेचुरल गैस मेनली मीथेन एंड द एयर इज एक्सप्लोसिव बिकॉज मीथेन इज हाईली फ्लेमेबल, ये बहुत ज़्यादा फ्लेमेबल है व्हेन मिक्सड विद द ऑक्सीजन फ्रॉम एयर। यही बात कि जब एयर में मौजूद ऑक्सीजन के साथ मिक्स हो जाती है एंड इग्निटेड, या इसको जो है ना आग जलाने की कोशिश की जाती है या फिर कोई स्पार्क वगैरह होता है। मिसाल के तौर पर अगर आपने कोई लाइट वगैरह ऑन करने की कोशिश की या जो स्विच वगैरह है उसमें कोई चीज़ प्लग इन करने की कोशिश की, तो उसकी वजह से जो है ना इसको इग्निशन मिल सकती है। तो इसीलिए कहते हैं कि जब खुदा न खास्ता कभी आपको फील हो कि गैस लीक हो गई है घर में, तो आपको चाहिए कि फ़ौरन से वहाँ से ना बाहर निकल जाओ। ना ही आपको कोई लाइट वगैरह जलाने की ज़रूरत है, ना ही आप उससे स्पार्क होगा तो वो इग्निशन मिल जाएगी और उससे एक्सप्लोजन हो सकता है। तो मतलब क्या हुआ कि खुदा न खास्ता कभी आपके घर में लीकेज हो जाए तो आपको जो है ना कोई लाइट ऑन नहीं करनी, ना ही कोई स्विच निकालना है, ना ही कोई चार्जर वगैरह निकाल के जाने की कोशिश करनी है, जस्ट वहाँ से फरार होना है बस। It burns very rapidly producing a large amount of the heat and pressure in a very short amount। इसकी वजह से जो है ना बहुत जल्दी जल जाती है ये और बहुत थोड़े से टाइम में ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट पैदा कर देती है। दिस सडन रिलीज ऑफ द एनर्जी काज एन एक्सप्लोजन, इतना ज़्यादा एनर्जी रिलीज होने की वजह से एक्सप्लोजन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कहता है हाउ डू यू कंपेयर द मेल्टिंग एंड द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड, कि इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है उनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स को आप किस तरीके से कंपेयर करोगे, यानी कि ऑर्गेनिक के मेल्टिंग पॉइंट्स ज़्यादा होंगे या फिर इनऑर्गेनिक के मेल्टिंग पॉइंट्स ज़्यादा होंगे, आप ये कैसे बताओगे। कहते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स यूजुअली हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, कि जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स ज़्यादा होते हैं। इसके पीछे रीज़न क्या है, दे आर मोस्टली आयनिक इन नेचर। रीज़न है ये है कि ये ज़्यादातर आयनिक कंपाउंड होते हैं और जैसा कि हम जानते हैं कि आयनिक बॉन्ड इज स्टेबल देन दैट ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। तो इसके पीछे रीज़न यही हुई कि उनके दरमियान आयनिक बॉन्ड पाया जाता है, तो मतलब क्या हुआ, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, एक दूसरे के साथ स्ट्रांगली हेल्ड होते हैं, तो उसको तोड़ने के लिए भी आपको बहुत ज़्यादा हीट चाहिए होती है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स
अदर हैंड यूजली हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स बिकॉज दे आर कोवलेंट, ये कोवलेंट होते हैं एंड हैव वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेज, और इनके दरमियान पाई जाने वाली फोर्सेज भी क्या होती हैं, वीक होती हैं आयनिक कंपाउंड्स की निस्बत। अब ये नहीं सोचने लग जाना कि हमने पहले तो पढ़ा है कि जैसे जैसे हम जो है लोअर अल्केन से हायर अल्केन की तरफ जाते हैं तो उनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज क्यों होता है, बल्कि ये हमारा कंपैरिजन जो है इनऑर्गेनिक के साथ हो रहा है। तो ऐसा नहीं है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बहुत ज़्यादा वीक हों, उनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स बहुत कम हों, या फिर उनके भी हाई होते हैं लेकिन आयनिक कंपाउंड्स की निस्बत उनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स कम होते हैं। और रीज़न यही हुई कि आयनिक बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कोवलेंट बॉन्ड से। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कि रिएक्शंस ऑफ द अल्केन्स विद क्लोरीन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, कि जो हेलोजिनेशन का प्रोसेस है वो सनलाइट की मौजूदगी में होता है। वट इज़ द रोल ऑफ सनलाइट इन रिएक्शन, वो कह रहा है कि यहाँ ये रिएक्शन जो है सनलाइट की मौजूदगी में ही क्यों होता है, सनलाइट का क्या रोल है। तो क्लोरीन और जो बाकी हमारे पास अल्केन्स हैं उनमें जो है बॉन्ड पहले से मौजूद होता है ना, तो बॉन्ड ब्रेकिंग इज एन एंडोथर्मिक फिनोमिना, ये बात हमने पहले पढ़ी हुई है। तो मतलब क्या हुआ कि अल्केन्स के दरमियान और जो क्लोरीन गैस है उनके दरमियान जो पहले से मौजूद बॉन्ड होता है उसको तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है वो दरअसल सनलाइट से ही आती है, जिसके बाद जो है वो फ्री रेडिकल बन जाता है और वो फर्दर जो है ना रिएक्शन को कंटिन्यू करता है। तो क्या लिखना है कि सनलाइट प्रोवाइड्स एनर्जी टू ब्रेक Cl2 बॉन्ड इनटू फ्री रेडिकल्स, कि क्लोरीन के दरमियान जो बॉन्ड होता है उसको तोड़ता है, तोड़ने के लिए जो एनर्जी होती है वो सनलाइट प्रोवाइड करती है, और टूटने के बाद ये रेडिकल में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको इस तरीके से शो किया जाता है एक डॉट से। इसके ऊपर आना चाहिए यहाँ पे, तो ये कंप्यूटराइज लिखा हुआ है तो आपने इसको ऊपर की तरफ लिखना है। These free radicals start the substitution reaction with the alkane, और यही रेडिकल्स ही होते हैं जो कि मजीद रिएक्शन को कंटिन्यू करते हैं। तो इसके पीछे रीजन ये थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 कि हाउ डू यू कंपेयर द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ एन ब्यूटेन विद दैट ऑफ आइसोब्यूटेन, कि आप एन ब्यूटेन का जो बॉइलिंग पॉइंट है आइसोब्यूटेन से किस तरह कंपेयर करोगे। तो ये जब हम इसका क्या कहते हैं MCQs पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि जो एन ब्यूटेन था वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है उसकी निस्बत आइसोब्यूटेन की निस्बत। जो आइसोब्यूटेन है उसके अटैकिंग साइट्स कुछ ज़्यादा हैं एन ब्यूटेन की निस्बत, तो मतलब ये हुआ कि जो आइसोब्यूटेन होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा एन ब्यूटेन की निस्बत। तो क्या लिखना है कि एन ब्यूटेन हैज़ हायर बॉइलिंग पॉइंट देन आइसोब्यूटेन बिकॉज एन ब्यूटेन हैज स्ट्रेट चेन। रीजन क्या है, इसकी स्ट्रेट चेन होती है विच अलाउज स्ट्रॉन्गर इंटरमोलिकुलर फोर्सेज, जिसकी वजह से इनके दरमियान पाई जाने वाली इंटरमोलिकुलर फोर्सेज जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं। आइसोब्यूटेन इज ब्रांच्ड, जबकि जो आइसोब्यूटेन होती है वो ब्रांच्ड स्ट्रक्चर है, सो इट्स इंटरमोलिकुलर फोर्सेज आर वीकर, इसी वजह से ब्रांच्ड होने की वजह से इनके दरमियान पाई जाने वाली इंटरमोलिकुलर फोर्सेज भी वीक होती हैं, जिसकी वजह से उनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाई आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स डू नॉट जनरली सॉल्युबल इन वाटर, कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो ज़्यादातर वाटर के साथ सॉल्युबल क्यों नहीं होते। इसके पीछे रीज़न ये है कि जो आपने पहले पढ़ी होगी शायद कि लाइक डिजॉल्व लाइक, यानी कि एक जैसे कंपाउंड ही अगर कोई पोलर कंपाउंड है तो वो पोलर को ज़्यादा जल्दी डिसॉल्व करेगा अपने अंदर, कोई नॉन पोलर है तो वो नॉन पोलर के अंदर इजीली सॉल्युबल हो सकता है। तो इसके पीछे रीज़न यही होगी कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो हमारे पास नॉन पोलर कंपाउंड्स होते हैं यूजुअली, जबकि वाटर जो है एक पोलर कंपाउंड है। तो इसके पीछे रीज़न ये है कि एक नॉन पोलर कभी भी पोलर में सॉल्युबल नहीं होता, तो यही इसका आंसर है। Organic compounds are mostly non-polar, while the water is polar solvent. Since like dissolves like, organic compounds do not dissolve in water but dissolves in the non-polar solvent. ये non-polar होने की वजह से एक polar compound में polar सॉल्वेंट के अंदर जो कि वाटर है उसमें सॉल्युबल नहीं होते, बल्कि जो नॉन पोलर सॉल्वेंट्स होते हैं उनमें सॉल्युबल हो सकती हैं। तो मिसाल के तौर पर जो कोई नॉन पोलर हो अगर उसको, तो आप उसको जो है ना
कुकिंग ऑयल के अंदर या फिर वेजिटेबल घी में अगर उसको डिज़ोल्व करो तो वो उसके अंदर आसानी से हल हो जाएगा। इसके पीछे रीज़न यही हुई कि जो ऑयल्स होते हैं वो हमारे पास नॉन पोलर सॉल्वेंट्स होते हैं और वाटर एक पोलर है। यही रीज़न है कि ऑयल जो है वो वाटर में सॉल्युबल नहीं होता, बल्कि जो है ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में उसके ऊपर तैरने लगता है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने इसके कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्सेज को देखा। मैंने इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करने की कोशिश की है जितना मुझसे हो सकता था। अगर आपको फिर भी कन्फ्यूजन हो रही है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।